Very good evening, friends. Welcome to channel, guys. So in today class, we will discuss about this conflict perspective. ये हमारा यूनिट सेकंड है सोशल वर्क का, उसमें ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव को लेकर मैंने इसमें आप समझाया हुआ है, तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे जो आपका कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, कार्ल मार्क्स का जो फिलॉसफी है, जो थ्योरी है, उस पर आधारित है। और इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट कंसेप्ट से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। और इससे आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। बाकी ये जो टॉपिक है बाकी सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी है, उसमें आपके जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूजीसी नेट हो या बाकी का स्टेट पीसीएस हो या जो ऑप्शनल में भी ये जो है सोशोलॉजी में टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारा यूनिट सेकंड में आता है सोशल वर्क के अंदर। एंड यू कैन ऑल्सो अलाइन विद द डिफरेंट यूनिट ऑफ सोशोलॉजी इन यूजीसी नेट। हियर दिस इज ऑल अबाउट मी। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और ये डिफरेंट हमारे पेजेस हैं, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद अस। यहाँ पर अगर आप कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं डिस्कस करूँगा यूनिट सेकंड का एक चैप्टर, तो अगर पूरा का पूरा सोशल वर्क का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम लोग सभी यूनिट डिस्कस करते हैं इन डिटेल, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, या ह्यूमन स्टडी के लिए, या फिर इंग्लिश, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश लिटरेचर भी स्टार्ट हुआ है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका अगर सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ओके। एंड अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं कोल इंडिया के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, तो एक तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अलग से बैच है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल पेपर 2 ज्वाइन करना है तो वो भी अभी स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ीस 3000 है और इसका फ़ीस 2000 है। ये पूरा कंटेंट इसमें मिलेगा आपको, आप एनरोल कर सकते हैं मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ओके, अभी हम बात करेंगे इस थ्योरी की। बेसिकली हमारा जो फोकस है इस क्लास का, कि हम ये बताएंगे कि जो डायलेक्टिकल थ्योरी है उसको समझने के लिए हम लोग पहले एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं बेसिक चीज़ें समझेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। और हमको अगर अंडरस्टैंड करना है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, पूरा पर्सपेक्टिव, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी है। तो हमको कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, देखिए पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक लेंस, एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण, जिसके माध्यम से हम किसी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं समाज की, सोसाइटी की, तो सोसाइटी को देखने का जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो फंक्शनिस्ट हो सकता है, वो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कई प्रकार के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बट इन टुडे क्लास वी आर फोकसिंग ऑन द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हमको जानना जरूरी है कि बेसिकली फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव होता क्या है। देखिए, फंक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल सब सिस्टम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी हो गया, इसके आसपास इस प्रकार के मल्टीपल सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, उसके हाथ पैर हैं, नर्वस सिस्टम है, डिफरेंट सब सिस्टम है, ठीक है, सभी फंक्शन करते हैं। तो जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होता है वो एक स्टेबल कंडीशन में होता है और चल फिर सकता है, काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बॉडी के, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो सभी फंक्शन कर रहे हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में व्यक्ति आराम से रह सकता है। ये उसकी एक जो है स्टेबल सिचुएशन है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। जैसे कि आपका 4-5 हो गया, हम लिख देते हैं यहाँ पर, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एक आपका फैमिली हो गया। फैमिली का काम होता है कि नर्चरिंग केयर करना, है ना, और इसके अलावा जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो जो है पैसा कमाते हैं बच्चों के लिए, उनकी केयर करना, उनकी नर्चरिंग करना, जो बूढ़े हैं उनको देखभाल करना। ठीक है, तो ये पूरा से फैमिली हो गया। दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन है। एजुकेशन का काम क्या होता है, शिक्षा देना, ठीक है, लोगों को अवेयर करना, उनमें स्किल डेवलप करना, सो दैट जॉब कर पाए वो। इसी प्रकार से इकोनॉमी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। ठीक है, रिलीजन हो गया। रिलीजन का काम होता है कि समाज के अंदर से सोशल फैब्रिक स्ट्रॉन्ग करना, समाज के अंदर हार्मनी बनाए रखना, जो ब्रदरहुड की भावना है वो बिल्डअप करना। तो इस प्रकार से बाकी जो सिस्टम होते हैं वो आपस में मिल करके काम करते हैं, सो दैट कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, बनी रहे, मेंटेन रहे, एक स्टेबल कंडीशन में रहे, सोशल ऑर्डर बना रहे। ये हमारा है फंक्शनिस्ट अप्रोच, कि यहाँ पर हम बात करते हैं वैल्यू कंसेंसस पर। वैल्यू कंसेंसस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि हमारा फोकस होता है कि जो अगर लोग कॉमन वैल्यू को फॉलो करेंगे तो हम आसानी से सोसाइटी को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो हमको सिखाती हैं कोर वैल्यू,
कि डिसिप्लिन कैसे रहना है, कोऑपरेट कैसे करना है ना, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे हेल्प करना है एक दूसरे की समाज के अंदर। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो सब सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो सही से फंक्शन कर रहा है। इसी प्रकार से बाकी सिस्टम भी सही से फंक्शन कर पाएंगे और हमारा सोसाइटी एकदम स्टेबल रहेगा। लेकिन बहुत सारे इसमें थिंकर हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में क्लास में डिटेल में। जैसे कि आपका एमाइल दुर्खैम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल देता हूँ। एमाइल दुर्खैम है, टालकोट पार्सन है, ओके, रॉबर्ट मर्टन है, ये सभी के सभी डिफरेंट थिंकर इन्होंने फंक्शनिस्ट अप्रोच को डिफरेंट तरीके से समझाया। ये तो हो गया बेसिक हमारा। तो ये जो थ्योरी है ये बताती है कि जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो होती है ऑफकोर्स, समाज के अंदर कन्फ्लिक्ट होती है, डिसएग्रीमेंट होते हैं कई चीज़ों को लेकर के, लेकिन वो कुछ समय के लिए होते हैं, टेम्पररी होते हैं, वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर हैं, या जैसे बैंक के अंदर जो कर्मचारी हैं, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, काम नहीं करेंगे। लेकिन कब तक काम नहीं करेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर फाइनली नेगोशिएशन, बार्गेनिंग के माध्यम से, सरकार से या सिस्टम से वो मान जाते हैं, फाइनली दे आर स्टार्ट वर्किंग। तो ये मतलब ये है कि टेम्पररी होता है डिस्टर्बेंस, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। और सोसाइटी उसको ठीक ठाक कर लेती है अपने हिसाब से। अब बट चूँकि ये जो पर्सपेक्टिव है ये हमारा फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बात करता है कि ये बोलते हैं, जो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है, ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, समाज के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है ना, वो तो लंबे समय तक रहती है। समाज के अंदर कन्फ्लिक्ट क्यों होती है? क्योंकि समाज के अंदर पावर डिस्पैरिटी है ना, कुछ लोगों के पास पावर ज़्यादा है, किसी को कम है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और जो इनइक्वालिटी है समाज के अंदर बहुत ही स्ट्रक्चरल है, बनाई गई है लोगों के द्वारा। ये जो डोमिनेंट क्लास होती है, जो अमीर होते हैं, जो रिच होते हैं, वो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं समाज के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो आइडिया है ना हार्मनी का समाज के अंदर, वो ऐसा आइडिया सही नहीं है। जो कि हम बात करते हैं कि समाज के अंदर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होती है। और जो इन्होंने यहाँ पर कन्फ्लिक्ट को देखा है एज सिस्टमेटिक और परसिस्टेंस, मतलब कन्फ्लिक्ट लंबे समय तक रहती है और सिस्टमेटिक है, और इतने आसानी से, इतने टेम्पररी डिसरप्शन से नहीं जाती है। इसके लिए चाहिए रेवोल्यूशन, इसके लिए चाहिए क्रांति। अगर हमको अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो तभी होगा जब हम कोई रेवोल्यूशन, कोई क्रांति करेंगे। कन्फ्लिक्ट होगा, कंट्रडिक्शन होगा सिस्टम के अंदर। तो ये बताते हैं कि सोसाइटी वो एक बैटल ग्राउंड की तरह होती है, एक रणभूमि की तरह होती है, जहाँ पर लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 राजा हैं, आपस में लड़ रहे हो ज़मीन के लिए, है ना, क्योंकि डिफरेंट उनके अपने इंटरेस्ट। इसी प्रकार से सोसाइटी भी ये एक बैटल ग्राउंड की तरह है, जहाँ पर जो एक डोमिनेंट क्लास है, जो एक वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो आपस में झगड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं अपने डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए। ओके, दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अभी हम देखते हैं किस प्रकार से ये कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करता है पूरे फिनोमेना को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन टॉपिक डिस्कस करने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म है जो कि एग्जाम में आते हैं। एक तो आता है आपका फॉल्स कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं एक झूठी चेतना। ओके, तो जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है या जो आइडियोलॉजी है, उसको लेकर के हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, आपका फ्यूडल सिस्टम है जहाँ सामंतवाद है, या स्लेवरी सिस्टम है। तो ये स्लेवरी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम या कैपिटलिज्म जो है लंबे समय तक क्यों परसिस्टेंस रह पाया, क्यों लंबे समय तक रह पाया, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल तक लोग स्लेवरी में जो है उन्होंने ज़िंदगी अपनी 10 साल, 15 साल तक लोग जो है स्लेवरी करते हैं। या फिर जो फ्यूडल सिस्टम आया, इसमें लैंड जो थी केवल कुछ लोगों के पास थी, और बाकी के जो गरीब लोग थे वो उस लैंड का यूज करते थे, और उसका बड़ा हिस्सा वापस उसी को दे दिया जाता था जिसके पास लैंड थी, छोटा सा रखते थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो सिस्टम था बहुत लंबे समय तक चला। लोगों ने उसके जो है उसके अगेंस्ट खड़े क्यों नहीं हुए, कन्फ्लिक्ट क्यों नहीं की, कंडक्शन क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक झूठी चेतना डेवलप की गई थी, एक विचारधारा डाली गई थी कि जो है किसके द्वारा, ये जो आपकी डोमिनेंट क्लास होती है, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास है, ओके, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ये जो किंग थे, इनके द्वारा गरीब लोगों में जो थे, जो वर्किंग क्लास है, उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर झूठी चेतना डेवलप की गई, एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी गई, जिसकी वजह से जो आइडियोलॉजी होती है उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको किसी भी सिस्टम को बनाए रखना है तो हमको एक झूठी, एक बोल सकते हैं रियलिटी को बनाना पड़ता है एक सिस्टम के अंदर। तो पहला है आपका सुपर स्ट्रक्चर एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बोलते हैं कि जो डोमिनेंट क्लास है ना, जो रूलिंग क्लास है, जैसे आज के समय पे हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है, जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर आपके अडानी, अंबानी हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पावर को यूज करते हैं सिस्टम को, ओके, मोनोपोली बनाए रखने के लिए। ऐसे लॉ बनाते हैं, मतलब सरकार लॉ बनाती है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस होती है इन सभी
जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके आधार पर। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा, वो कहीं ना कहीं फेवर करते हैं किसी न किसी, बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए ऐसे लॉ बन जाते हैं। या जैसे मान लीजिए सरकार के द्वारा फार्मर लॉ लाए गए थे, किसान कानून लाए गए थे, वो बाद में सरकार ने वापस ले लिए क्योंकि वो आंदोलन हो गया और उसमें ऐसा लग रहा था कि ये फार्मर लॉ है, इसमें कहीं ना कहीं जो आपकी बोल सकते हैं अमीर लोग हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, शायद इससे ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता है। तो फिर बाद में सरकार ने वापस लिया बिकॉज ऑफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन वो अगर रह जाते तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेंट क्लास थी, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, जो रईस लोग थे, उनको बेनिफिट होने वाला था। तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से लोग यूज़ करते हैं सिस्टम को, पावर को, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डोमिनेंट रूलिंग क्लास है वो मोनोपोलाइज कर देती है पावर स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। दूसरा होता है रोल ऑफ रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी। अब इनकी जो आइडियोलॉजी है ना उसको यूज़ करते हैं कि जो डोमिनेंट आइडिया है उसको यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम बोलते हैं, आपने हर जगह देखा होगा कैपिटलिस्ट कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो बात करते हैं कि हमको देश के अंदर अगर अच्छे विकास करना है, इकोनॉमी बढ़ानी है तो हमको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी। इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तो इंडस्ट्री लगेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? 90% फ़ायदा होगा आपको और 10% फ़ायदा होगा गरीब लोगों को, क्योंकि उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ेगी ना। उनको तो 10,000 15,000 मिलेगा, लेकिन आप तो लाखों अरबों करोड़ों में कमाएंगे। तो ये क्या है, एक नई एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी होती है। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है क्या है कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे होते हैं, जो डोमिनेंट क्लास होती है, वो उस एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई कर देते हैं अपने आइडियोलॉजी के माध्यम से। वो प्रमोट करते हैं, उनको वो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अ ग्रेट एग्जांपल कि कैसे इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम को इल्यूजन के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम में क्या था, सामंतवाद के अंदर कि लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। जैसे मान लीजिए आपने मूवी में देखा होगा राजा महाराजा या इस प्रकार के जो मुखिया हैं गांव के अंदर, उनके पास पूरी ज़मीन है ना। और जो छोटे किसान होते हैं उनके पास ज़मीन नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, उनकी ज़मीन का यूज़ करते हैं, राजा की छोटे छोटे टुकड़ा ले लेते हैं, उसमें से दो तिहाई या एक तिहाई बड़ा सा हिस्सा दे देते हैं राजा को, और कुछ अच्छा हिस्सा अपने पास उनको बच जाता है, तो उसको खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका फ्यूडल सिस्टम था। तो इसमें आप देखेंगे ज़मीन राजा की कैसे हुई, जब राजा इसको यूज ही नहीं कर रहा है, राजा खुद उसमें एज ए किसान तो काम करता नहीं है, तो जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वही इसका यूज करते हैं ज़मीन का, लेकिन बड़ा सा हिस्सा उनको वापस देना पड़ता है राजा को, और छोटा हिस्सा खुद रख पाते हैं। तो ये क्या है ये, और इसको इन्होंने क्या लेजिटिमाइट कर दिया था। तो जो गरीब लोग थे उनको लगता था कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास ज़मीन कहाँ से आएगी, राजा की ज़मीन है, हम उसी को यूज़ करेंगे। और वो सिस्टम में रह रहे थे, हज़ारों साल तक वही रहे, क्योंकि उन्होंने एक वैल्यू सिस्टम डेवलप कर दिया था। उनको लगता था कि राजा थे वही सब कुछ है हमारे लिए, हम उनके लिए काम करेंगे और उससे जो कुछ थोड़ा बहुत हमको मिलेगा हम उससे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये डोमिनेंट वैल्यू थी। ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक रहा। ये रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऑनर की बात की। उन्होंने कहा कि ये वैल्यू हमको फॉलो करनी है समाज के अंदर। जैसे ऑनर हो गया, रिस्पेक्ट हो गई, लॉयल्टी हो गई। आपने देखा होगा मूवी में कि आप जो लोग बोलते हैं कि देखो हमने राजा का नमक खाया है तो हम उनके प्रति ईमानदारी दिखाएंगे। ईमानदारी किस बात की दिखाएंगे आप? बिकॉज कि ये वैल्यू सिस्टम डेवलप की उन्होंने, जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी उन्होंने लोगों में डाल दिया कि आपको राजा के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा, लॉयल होना पड़ेगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज़ द वैल्यू विच इज गिवन बाय द रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी टू द वर्किंग क्लास। इसी प्रकार से ये तो हो गया फ्यूडल सिस्टम का। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो गया आज की सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के द्वारा भी इसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है फ्रीडम का। फ्रीडम के नाम पे आप देख रहे होंगे, जैसे आजकल हम बोलते हैं कि भैया स्लेवरी नहीं है, पहले जैसा सिस्टम नहीं है। आज अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, जॉब करोगे किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं ABCD। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास चॉइस है। हम बात करते हैं चॉइसेस की, आपके पास फ्रीडम है ना। पहले से फ्रीडम नहीं थी क्योंकि स्लेवरी था या फ्यूडल सिस्टम था। तो आज हम बोलते हैं कि हमारे पास चॉइसेस है, हमारे पास फ्रीडम है, वी हैव इक्वल राइट्स, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, कास्ट के हो, आप जॉब कर सकते हो। लेकिन आप देखेंगे ये भी एक इल्यूजन ही है, ये भी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं इल्यूजन है। वो हमको ऐसा लगता है कि फ्रीडम है, हमारे पास चॉइस है। एक ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल 4 यहाँ पर आपके पास फ्रूट हैं, चारों सड़े हुए हैं, ओके, ख़राब हैं। कोई व्यक्ति से बोला जाए कि आपको चूज़ करना है, आप कोई भी फल खा सकते हैं, ले सकते हैं, एक पर्सन है, तो ये बात सही है, उसके पास फ्रीडम है, उसके पास चॉइस है कि भाई 4 में से एक चूज़ करना है। लेकिन वो कौन सा चूज़ करे बताइए? कोई भी चूज़ करेगा उसको एक सड़ा हुआ फल ही मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए एप्पल है,
तो ख़राब एप्पल उसको मिलेगा, चाहे वो पहला वाला चूज़ कर ले, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, चौथा। इसी प्रकार से ये जो इल्यूजन क्रिएट किया गया ना इक्वालिटी का, फ्रीडम का, वो इसी प्रकार का है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर। इसलिए हम इसको बोलते हैं बेज स्लेवरी। कि स्लेवरी तो नहीं है, लेकिन ये बेज स्लेवरी है। पहले जैसा सिस्टम नहीं है, लेकिन बेज स्लेवरी का मतलब होता है कि लोगों को 10,000 रुपये मिलता है, ठीक है, सैलरी। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ऑनर होते हैं कंपनी के, वो काम कराते हैं 1 लाख का, तब 10,000 रुपये देते हैं। आपका 10,000 30 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर आप अगले महीने काम करते हैं। ये पूरा का पूरा साइकिल ऐसे बना रहता है, लोग फंसे रहते हैं। स्लेवरी भी है, लेकिन ये बेस स्लेवरी है, उस प्रकार की नहीं, लेकिन नया नाम है, नया वैल्यू सिस्टम है। इसमें किसी एक काइंड ऑफ इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि भाई आपके पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, आप अपने अपने काम को बेच सकते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ओके, तो इसकी वजह से जब लोग जागरूक हो जाते हैं, जब लोग अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस लोगों के दिमाग में डाली गई है, इसकी वजह से लोग जागरूक नहीं है। उनको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर किस प्रकार से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एक वर्ग जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और दूसरा वर्ग को नुकसान हो रहा है। तो ये बदलाव कब आएगा? जब क्रांति होगी। क्रांति कब होगी? जब लोग इस फॉल्स कॉन्शियसनेस से बाहर निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? क्लास कॉन्शियसनेस में। ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। देखिए, फॉल्स कॉन्शियसनेस और क्लास कॉन्शियसनेस डिफरेंट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए। देखिए, फॉल्स का मतलब है कि एक डिस्टॉर्टेड, एक मिसलीड परसेप्शन, किसी भी रियलिटी का झूठा एक तरीका जो कि वर्किंग क्लास के दिमाग में डाला जाता है, जो लेबर क्लास उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, उनको लगता है कि यही सही है। ठीक है, अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो जो वर्किंग क्लास, जो आपकी एलिट क्लास है, उनके द्वारा बोला जाएगा तो वो जस्टिफाई करेंगे। उसको लगता है कि ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि जैसे जो पैसा कम कमाते हैं ना, गरीब लोग होते हैं, स्लम में रहते हैं, तो उनको लगता है ना गरीबी जो है ना वो बिकॉज ऑफ उनके पर्सनल फेलियर की वजह से होती है। लेकिन सच है क्या? ये तो ठीक है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है बिकॉज समाज के अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है ना कि वो इस प्रकार से गरीबी में गिर सकते हैं कि उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। ये भी एक दूसरा रीज़न है। लेकिन चूंकि उनको ऐसा बताया गया है कि भाई तुम गरीब हो, गरीब क्यों? क्योंकि तुम काम नहीं करते हो, तुम आलसी हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारे पर्सनल फेलियर की वजह से तुम गरीब हो। लेकिन ये बात थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें समाज के अंदर इस प्रकार से स्ट्रक्चर इक्वलिटी बनी है कि वो चाह करके बाहर निकल नहीं पाते हैं, नहीं निकल सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे यूनियन बनाए जाते हैं किसी कंपनी के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर क्लास होती है, उनका यूनियन होता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि यूनियन को फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि यूनियन वगैरह कुछ नहीं होता है, इससे अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट होती है और कहीं ना कहीं हमारा काम भी इफेक्ट होता है, हमारी सैलरी भी रुक जाती है, या किसी प्रकार का जो एम्प्लॉयर है उनके बीच में झगड़ा हो गया एम्प्लॉय के बीच में, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। तो लोग इसको फिर कहते हैं ये यूनियन वगैरह बेकार चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये क्योंकि लोगों ने, जो डोमिनेंट क्लास है, जो आपके जो एम्प्लॉयर हैं, ओके, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो उन्होंने दिमाग में डाल दिया उन लोगों के कि आप लोगों को काम करिए, आपको जो पैसा मिलेगा आप धीरे धीरे अमीर होंगे। और बोल दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको दिया जाएगा उसका शेयर। तो कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, आपको वो बोनस दे रहे हैं 2,000 रुपये का। तो ये ट्रांजेक्शन बराबर का तो नहीं है, लेकिन ये झूठा दिमाग के अंदर उनको डाला जाता है। इसको बोलते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस। अब क्लास कॉन्शियसनेस क्या है? इसका जस्ट अपोजिट। इसका मतलब होता है जब लोग अवेयर होते हैं, व्हेन पीपल आर अवेयर कि भैया हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तब वो इकट्ठा होकर के आते हैं, वो चैलेंज करते हैं उस सिस्टम को, उस कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को, कि नहीं भाई हमारा जो है, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम दिन भर में कंपनी के अंदर 100 शूज़ बना रहे हैं, तो अगर 100 शूज़ 1,000 रुपये के बिक रहे हैं, ओके, तो मालिक को अगर 2,000 मिलेगा तो हमको भी, मान लीजिए फिर 10,000 हो गया, तो मालिक को अगर 5,000 मिल रहा है तो हमको 5,000 मिलना चाहिए एज ए कलेक्टिवली। ये है, ये तब आएगा जब वो क्लास कॉन्शियसनेस उनके अंदर डेवलप होगी, जब उनको समझ में आएगा कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, हमको लड़ना है, हमको जो है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट में काम करना है, हमको कंट्रीब्यूशन क्रिएट करना है, हमको रेवोल्यूशन आना है, हमको क्रांति लानी है। क्रांति होगी, कलेक्टिव एक्शन होगा, तभी बदलाव आएगा। और बदलाव आया क्योंकि अगर स्लेवरी सिस्टम था तो फिर फ्यूडल सिस्टम आया, तो इसके बीच में जो कंट्रडिक्शन हुआ होगा, जो आपका रेवोल्यूशन क्रांति हुई होगी, लोगों के द्वारा की गई होगी, क्योंकि उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी होगी। इसी प्रकार से फ्यूडल सिस्टम से फिर आपका कैपिटलिस्ट क्लास आजकल है, या बोल सकते हैं मॉडर्न जो हमारा कैपिटलिज्म है। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था उससे आपका यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ जो बदलाव हुआ, चेंज हुआ, वो हमारा बिकॉज ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस। लोग जागरूक हुए, उन्होंने क्रांति की। जैसे बहुत सारी क्रांति हम हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं, फ्रांस की क्रांति है, जर्मनी है, या बाकी रसिया, कई प्रकार की क्रांतियाँ दुनिया भर में हुई हैं। तो ये इसी वजह से हुई है कि लोग जब अवेयर हुए,
बहुत लंबे समय तक, हज़ारों साल तक तो लोग अवेयर नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर फॉल्स कॉन्शियसनेस डेवलप की गई थी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इस डायलेक्टिकल अप्रोच की। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स का जो डायलेक्टिकल अप्रोच है उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म का मतलब है कि चूँकि ये बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। वैसे तो ये जो डायलेक्टिकल अप्रोच है ये हेजल की है। हेजल के द्वारा ये आइडिया दिया गया था, आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है, अब प्रोसेस ऑफ चेंज, कि बदलाव आता कैसे है। जैसे कि हिस्ट्री में बात करें, आज से 2000 साल पहले और आज तक, पिछले मान लीजिए 2000 साल के अंदर क्या क्या बदलाव हुए हैं समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो ये बताते हैं कि जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, समाज के अंदर जो बदलाव हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आइडिया, ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। जब लोगों की विचारों में, लोगों की आइडियोलॉजी में, विचारों के थॉट प्रोसेस में जब विभिन्नता होती है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो समाज के अंदर बदलाव आता है। तब जो है कहीं ना कहीं अपोजिट आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट करती हैं, झगड़ती हैं, स्ट्रगल होता है, और हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं बदलाव देखा जाता है। ये हेजल का मानना था। इन्होंने क्या किया कि जो डायलेक्टिकल अप्रोच थी उसको समाज के अंदर, ह्यूमन बदलाव के अंदर, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर बताया कि समाज के अंदर बदलाव कैसे आ रहा है, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, बिकॉज ऑफ आइडियाज, बिकॉज ऑफ डिफरेंट आइडिया। लेकिन ये मार्क्स बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने इसको अडॉप्ट किया, इनके कंट्रीब्यूशन को, इस थ्योरी को। इन्होंने कहा कि देखिए जो बदलाव आता है ना समाज के अंदर, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है समाज के अंदर, वो इस वजह से नहीं है, थॉट प्रोसेस की वजह से या आइडियोलॉजी की वजह से या विचारों की वजह से, वो है क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो मटेरियल कंडीशन है ना, वो एक जैसी नहीं है। बिकॉज ऑफ कि जो इकोनॉमिक कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है समाज के अंदर, कुछ लोग जो हैं ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, दूसरे जो वर्किंग क्लास है वो कम पैसा कमा रही है। समाज के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड है, बोर्जुआ क्लास और प्रोलेटेरियट क्लास। इसकी वजह से हमारे समाज के अंदर बदलाव आता है। तभी तो जो स्लेवरी सिस्टम से हम फ्यूडल सिस्टम में आए, फ्यूडल सिस्टम से हम कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट कंट्रडिक्शन हुआ, लोग अवेयर हुए, जागरूक हुए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, एक इकोनॉमिक कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इन्होंने जो आर्गूमेंट दिया कि भाई जो इकोनॉमिक कंट्रडिक्शन है, इसकी वजह से समाज के अंदर परिवर्तन आता है, सोशल चेंज आता है, नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ आइडिया, नॉट बिकॉज ऑफ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। द रीजन बिहाइंड द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज द इकोनॉमिक कंट्रडिक्शन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के जो डायलेक्टिकल थ्योरी है, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है ये डायग्राम में। ये जो थ्योरी है, इसमें हम बात करते हैं थीसिस की, एंटीथीसिस की और सिंथेसिस की। थीसिस का मतलब होता है कि हमारा जो स्टेटस को है समाज का, स्टेटस को मतलब होता है कि आज की अवस्था, समाज प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है। एंटीथीसिस का मतलब होता है एक नई आइडियोलॉजी, नया विचार, क्रांति, क्योंकि लोग अब क्लास कॉन्शियसनेस के अंदर पहुंच चुके हैं, अब वो बदलाव चाहते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस का मतलब होता है इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट होगा उससे तीसरा आइडियोलॉजी डेवलप होगी या नया विचार डेवलप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूडल सिस्टम था पहले, ये हमारा थीसिस था, पहले की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे खत्म हुआ और जो बोर्जुआ क्लास थी, बोर्जुआ रिवोल्यूशन हुआ, और उसको हम बोलेंगे एंटीथीसिस। इसका मतलब हुआ कि देखिए 1 सेकेंड, कि अगर हम थीसिस में मान लें कि अगर हम उस समाज में हैं हिस्ट्री में जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं और छोटे किसान हैं। अब जो छोटे किसान रहे होंगे, जिनके पास थोड़ा बहुत ज़मीन होगा या छोटा बहुत काम करते होंगे, उनको दिमाग में आइडिया आया होगा कि उनको लगता होगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहा है हमारा, तो हम लोगों को जो है क्रांति करनी चाहिए, हमको मिल करके इस एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट में बार करना चाहिए, कन्फ्लिक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने किया, तो वो हमारा कहलाएगा एंटीथीसिस, जो कि थे बोर्जुआ रिवोल्यूशन। वो चाहते थे कि हम बिजनेस करें, बिजनेस करेंगे तो हम ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो बोर्जुआ रिवोल्यूशन के द्वारा उन्होंने एंटीथेसिस डेवलप किया, नई आइडियोलॉजी डेवलप की। फिर क्रांति हुई। अब क्रांति होगी तो सिंथेसिस डेवलप होगा, मतलब नया आइडिया डेवलप होगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। अब जो बोर्जुआस थे उन्होंने डोमिनेंस स्थापित कर ली और वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर एक बड़ा एक आइडियोलॉजी बन के डेवलप हुए, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। आज की सोसाइटी कौन है? कैपिटलिज्म है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि कैपिटलिज्म को अगर आप देखें, जो मैंने बताया कि उन्होंने भी झूठी रियलिटी डेवलप की समाज के अंदर फ्रीडम के नाम पर। अब वो भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं समाज के अंदर, गरीब गरीब बड़ा होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ये बोलते हैं कि हम इसमें ऐसा भी देख सकते हैं, इसको दोबारा से अगर समझें तो जो अभी हमने बात की यहाँ पर कैपिटलिज्म की, तो अगर मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में समाज की स्थिति कैपिटलिज्म की है कि हम स्टेटस को यहाँ पर है हमारा, और अगर हम बदलाव चाहते हैं एज ए सोसाइटी, अगर हमको समझ में आ जाए कि हमारी जो चेतना है जागृत हो जाए कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी हमको कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही है, केवल जो है झूठ के फ्रीडम के नाम पर जो वैल्यू सिस्टम है झूठा है, ठीक है। हम एज ए बेज स्लेवरी में इन्वॉल्व हैं,
कि सिलेबरी तो नहीं है लेकिन वो बेस्ट सिलेबरी है कि जितना पैसा कमा रहे होते हैं महीने भर में पूरा खर्च हो जाता है, कुछ मिलता नहीं है, पूरी ज़िंदगी भर काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर और वो लोग खूब पैसा कमाते हैं, वो उतना पैसा लोगों को नहीं मिलता है। तो ये जागरूकता लोगों में आ जाए तो एक अपोजिट रिएक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। और जो प्रोलेटेरिएट है, जो वर्किंग क्लास है, वो क्रांति करेगी, कन्फ्लिक्ट होगा, रेवोल्यूशन आएगा, सिंथेसिस क्रिएट होगा, मतलब नया आइडिया डेवलप होगा जिसको बोलते हैं कम्युनिज्म या सोशलिज्म, जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट के हाथ में होगा, वो कलेक्टिव होगा, सभी का उस पर अधिकार होगा, किसी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी। तो ये जो हमारा थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस का आइडिया है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वैसे तो आइडिया है आपका हेगल का, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, हेगल का, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स के बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डायलेक्टिकल मेटलिज्म। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट एग्जाम में आता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज।